हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम यानी 2025 में देने जा रहे हैं, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी के, जो कि आपका 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, उसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एक साल नहीं, लगभग इससे लगभग 5 साल से लगातार पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो में वैसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% 2025 में पूछे जाएंगे और 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि पूछना ही पूछना है उसको। चलिए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये भी आपके दोस्त जो हैं इस प्रश्न का आनंद ले सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न को देख करके अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित परिवार से थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि अपना क्या राय देते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद यानी जातिवाद के पोषक मतलब होता है कि मानने वाला। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को मानते हैं तो हम क्या हो गए, उस चीज के पोषक हो गए। उसी तरह से पोषक उसके पक्ष में क्या देते हैं, तर्क अपना राय देते हैं। तो चूंकि जातिवाद के पोषक अपना पक्ष में राय देते हैं कि जाति समाज के लिए यानी कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न युग के लिए, अभी का जो युग चल रहा है उसके लिए बोला जा रहा है कि सब समाज क्या है, जाति प्रथा के लिए यानी जातिवाद के लिए आवश्यक है। क्योंकि रीजन है कि जैसे कि अगर आपके पिताजी नाई का काम किए हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, नाई का काम करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कार्य कुशलता के लिए इसको अच्छा माना जाता है और सब समाज के लिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कौन कहते हैं, ये जातिवाद के पोषक कहते हैं। वो अपना राय देते हैं कि मेरे लिए सब कुछ सही है, क्योंकि अगर मेरे पिताजी काम जो किए हैं वही काम हम खुद किए हैं और मेरा भी काम क्या करेंगे, मेरे बेटे करेंगे। इसलिए वो अपने अनुसार बोल रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, पूर्वजों की तरह चलते आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि साहित्य मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपके ग्रंथ हो गए, उपन्यास हो गए, लेख हो गए, लेखन हो गए, कई सारे इसमें आते हैं। उसके लिए क्या होता है, परंपरा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। परंपरा आप समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। परंपरा यानी कि हमारे पिताजी जो पूर्वजों से जो काम करते आ रहे हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक संस्कार होता है, मुंडन का संस्कार होता है, वो क्या कर रहे हैं, हम अभी तक करते आ रहे हैं, उसी चीज को परंपरा करते आए। बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये हमारा क्या हुआ, परंपरा का ज्ञान हुआ। यानी कि क्या करते हैं कि रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान उन सभी के लिए आवश्यक है जो कि कार्यकुशलता जो अपना मानते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, एवेन्यू। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवेन्यू, बहुत बार 2 नंबर में पूछा गया है। एवेन्यू क्या है, एक दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। याद रख लेना आपको, दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है जिसके लेखक कौन थे, अशोक वाजपेयी, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। और गए थे कहाँ, एवेन्यू गए थे। जैसे मैक्स मुलर आए थे भारत दर्शन करने के लिए, यानी कि भारत का वर्णन करने के लिए, उसी तरह से एवेन्यू गए थे, यानी आपके अशोक वाजपेयी गए थे। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है और वह कहाँ अवस्थित है, तो अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव भी आपका सवाल हो गया, एवेन्यू क्या है, तो एवेन्यू एक दक्षिण फ्रांस का शहर है, पुराना शहर है और वो रोन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी है। क्योंकि भारत माता क्या है, अंग्रेजों की गुलामों की जंजीर में जड़ी हुई है और वो कहीं नहीं जा सकती है, तो जाएगी कहां पे, तो गांव। वो क्या कर रही है, भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपके। अगला प्रश्न को देखते हैं, मंगू मां के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, रुपये के कारण, इसलिए मां भर्ती नहीं कराना चाहती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है।
क्योंकि क्योंकि मनुष्य क्या था पहले, पहले प्राचीन काल में मनुष्य क्या था, एक वनमानुष था। पहले वनमानुष था, उसका अस्त्र शस्त्र यानी कि नाखून ही उसका क्या था, अस्त्र था। यानी कि रक्षा करने के लिए शस्त्र था, यानी किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए, खाने के लिए क्या करता था, अस्त्र का यानी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया जाता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिक युग यानी कि मानव जाति का विकास होते गया। और क्या हुआ, मनुष्य क्या किया, वो जानवर की जाति को यानी कि पशु की जाति को पशु की जाति से भिन्न होता गया। ठीक है, और इसी चीज को काटने के लिए यानी कि मनुष्य नाखून इसलिए काटता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, भुला तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा है तब तक नाखून को कभी भी भुला नहीं सकते। बस अपनी बर्बरता समापन हेतु मनुष्य क्या करता है, नाखून को काटता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। बल्ली अमाल कहाँ के रहने वाले थे और उसकी बेटी का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। नागरी को देवनागरी, पहले था हमारा नागरी लिपि, जो कि आपका दो दशक पहले ही नागरी लिपि का निर्माण हुआ था। अब नागरी को देवनागरी जो लिया गया है वो लिया गया है आपके काशी से, यानी कि वाराणसी से, काशी से लिया गया है देवनागरी, क्योंकि वहां पे क्या था, देवों का नगरी था। हालांकि आपको बुक में दिया जाएगा कि पटना को भी देवनागरी के रूप में देखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, देवता लोग जन्म लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल जब था, उस टाइम में क्या कहने लगा कि महानगर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको महानगरी को देवनागरी के रूप में बोलेंगे। यानी कि आपका नागरी लिपि और देवनागरी लिपि क्लियर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। कवि ने माली और मालिन किसको कहा है, राधा और कृष्ण को कहा है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ और क्या है, रामपुर। लखनऊ में हुआ था किसका जन्म, बिरजू महाराज का। पंडित बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूं के रचयिता हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के किसमें परिवार में, यानी कि आपका 7वीं पीढ़ी में परिवार में जन्म हुआ था, जो कि वो क्या थे, नृत्य एवं शहनाई के वादक थे। और उसके बाद बिरजू का क्या संबंध है, तो बिरजू में उसकी क्या थी, उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी यहाँ पे रामपुर में, इसलिए क्या था, लखनऊ और रामपुर से उसका क्या था, एक घनिष्ठ संबंध था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लखनऊ में जाकर के अपना नृत्य कला दिखाए। उसके बाद उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये टोटल आपके कितने थे, 10 प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।